चलो जी, ये मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया अपना। फ़ोल्डर का नाम क्या है? रैंडम प्रोजेक्ट, बढ़िया मैंने नाम दे दिया है। हम्म। अब यहाँ पे करते हैं अपन, इंस्टॉल करते हैं अभी किसको, रिएक्ट को पूरा स्टार्टिंग से। पहले आज सेटअप वगैरह कर हम्म। लेते हैं। ठीक है। सेटअप करके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, और अगर टाइम मिलता है तो राउटिंग देख लेंगे आज के आज ही। हाँ। क्रिएट REACT npm npx। चलो जी, हो रहा है क्रिएट हो रहा है। वेट कर लेते हैं थोड़ी तो देर। मैं भी कर लूँ क्या तब तक? फिर साथ में आधे स्क्रीन आएगी यार, बात ये है। तो चलो जी, अपना एप्लीकेशन जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स बने हैं, जो कि है एस नोट मॉड्यूल करके एक फोल्डर है, जिसके अंदर जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स है, रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है, वो सारे नोड मॉड्यूल के अंदर है। फिर एक हमारे पास में फोल्डर है पब्लिक नाम का, जिसपे कुछ फाइल्स जो कि हमें रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट देता है, वो फाइल्स है, जैसे favicon डॉट ICO, लोगो 192 डॉट PNG। ये जो कुछ फाइल्स है, ये पब्लिक के पास में है। तो हमारे पास में एक फ़ोल्डर है SRC करके सोर्स, इसके अंदर पे भी रिक्वायर्ड फाइल्स है, जैसे app.css, app.js, app.test, और जो भी रिक्वायर्ड है वो फाइल्स है। फिर एक हमारे पास में फाइल है डॉट गिट इग्नोर, जो कि जब हम गिट पे काम करते हैं और किसी फाइल को जब हमें गिट पे अपलोड नहीं करना है, तो उस फाइल को हम मेंशन करते हैं डॉट गिट इग्नोर के अंदर पे। जैसे मैंने इसे ओपन किया है, तो यहाँ पे है डिपेंडेंसी करके हेडिंग है, जिसमें कि है स्लैश नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल स्लैश डॉट PNG डॉट PNP डॉट JS। तो ये फाइल्स जो है, फाइल्स और ये फोल्डर जो है, ये जब हम गिट पे इस प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे, जो भी डॉट गिट इग्नोर के अंदर पे जो भी फाइल्स या फोल्डर होते हैं, ये गिट के पास में अपलोड नहीं होते। देन हमारे पास में है पैकेज हाइपन लॉग डॉट JS करके एक है, जिसपे मेंशन किया गया है कि भाई पैकेजेस जो है आपके पास में, वो कौन कौन से पैकेजेस है। जैसे ये पूरा जो है, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर पे मेंशन किया गया है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर पे। जैसे देखो, हाँ, ये काफी बड़ा फाइल है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है इसका, और चलो जी, ये देखिए स्टार्टिंग में ये सिंबल दिया है। ये सिंबल जो है, ये जावा स्क्रिप्ट में डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को। एंड ऑब्जेक्ट कैन स्टोर की एंड पेयर। ऑब्जेक्ट जो डेटा स्टोर करता है, वो की और पेयर में स्टोर करता है। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर में मल्टीपल की पेयर हो सकते हैं, और मल्टीपल एरे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट यहाँ से हुआ है, और एंडिंग अगर हम इसकी देखेंगे, तो ये देखो, ये लाइन जो डिनोट कर रहा है कि अभी आपने किसे हाईलाइट करके रखा है। तो अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी भी वो एंड नहीं हुआ है, तो ये एकदम एंडिंग पे एंड हुआ है। और इसके अंदर पे जो भी कंटेंट है, वो पूरा एक ऑब्जेक्ट के अंदर पे है। बात करेंगे हम भी जब हमें रिक्वायर्ड होगी इसकी। देन हमारे पास में एक और फाइल है पैकेज डॉट जेसन करके। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई है। जैसे अगर मैं स्क्रॉल करूँ, अब यहाँ पे भी देखो स्टार्टिंग उसी सिंबल से हुआ है, जो कि यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट डिनोट करता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे एंड हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा, ये भी की और पेयर में वैल्यूज स्टोर करता है। तो ये की है, इसकी वैल्यू ये है। देन वर्जन की है, और वर्जन की वैल्यू क्या है, 0.1.0। देन की वैल्यू, देन फिर से की,
और इसकी वैल्यू अब ये इतनी है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है और ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है, जिसपे यहाँ पे भी की और पेयर में वैल्यू स्टोर है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इतना की है और इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू ये रही। और ये कैसे पहचानेंगे कि ये की है और ये वैल्यू है? तो ये इसके लिए बीच में होता है कॉलन। कॉलन डिनोट करता है कि कॉलन, ये जो है कॉलन, कॉलन के लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है ये की होता है और कॉलन के राइट वाला पार्ट वैल्यू होता है। तो जैसे कि पैकेज डॉट जेसन पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अब डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब हमने जो प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल किया है, जो क्रिएट किया है, उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की डिपेंडेंसी है वो हमें यहाँ बताया गया है। तो जैसे कि एक है जेस डॉट जेसन, जो कि एक टेस्टिंग हाइपन लाइब्रेरी के अंदर है, जेस डॉट डॉम। देन इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें रिएक्ट की भी ज़रूरत है, ये उसका वर्जन है। देन यूजर इवेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, देन रिएक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर रिएक्ट डॉम की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी एंड वेब की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो डिपेंडेंसी, जो सॉफ्टवेयर है, डिपेंडेंसी जो है जिनकी ज़रूरत है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। देन फिर आएंगे तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट की, बिल्ड की, टेस्ट की एंड इजेक्ट की। ये सब जब रिक्वायर्ड पड़ेगी तो हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। और ऐसे ही जिन जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड है वो सारे यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ये देखते हैं। तो रन करने, हाँ, रन करने के लिए कमांड क्या है? हाँ, सीडी करके टैब दबाएं। मैं माई ऐप के अंदर आ गया। अब npm स्टार्ट हिट किया मैंने। चलो जी, जैसे ही मैंने npm स्टार्ट कमांड चलाया तो मेरे पास में एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ है, जो कि यहाँ पे डिनोट कर रहा है लोकल होस्ट 3000। 3000 क्या है? 3000 जो है ये पोर्ट है, लोकल होस्ट इन द सेंस हमारे लोकल पीसी पे चल रहा है 3000 पोर्ट पे। क्या ओपन हुआ है? रिएक्ट जेएस। तो ये ओपन हो चुका है। अब हम वापस अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे आते हैं और समझते कि यहाँ पे ये लोगो जो है, ये लोगो 320 480 की स्पीड में घूमते हुए चल रहा है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ लिंक्स भी दिए हैं। तो देखते समझते कि ये चीजें आई कहाँ से। वापस आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे। जब मैं यहाँ पे आया तो नोड मॉड्यूल की अभी हमें जरूरत नहीं है। जो आउटपुट जो शो हो रहा है वो हो रहा है पब्लिक एंड सोर्स के अंदर से। अब जैसे मैंने सोर्स को क्लिक किया, अनक्लिक किया, तो कुछ फाइल्स यहाँ पहले से बनी हुई है, जैसे app.css, app.js। और सेम जैसे मैंने पब्लिक को क्लिक किया तो यहाँ पे भी पहले से ही कुछ चीज़ें बनी हुई है। सोर्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे app.css है, app.js भी है। अब यहाँ पे भी कुछ डेटा लिखा हुआ है, learn react and edit src app.js। तो ये डेटा जो शो हो रहा है मुझे, अब दोनों में देखो, edit src/app.js and save to reload and learn react, ये जो मुझे शो हो रहा है सोर्स के अंदर पे एक फाइल है app.js, और इस फाइल के अंदर पे ये जो डेटा लिखा हुआ है ये शो कर रहा है मुझे। ये देखो लर्न रिएक्ट। और सेम यहीं पे
जब मैं HTML पे आता हूँ तो यहाँ पे टाइटल जो लिखा हुआ है रिएक्ट ऐप, ये शो हो रहा है मुझे ऊपर के जो सर्च बार होता है वहां पे, जो एक टैब होता है वहां पे शो हो रहा है। तो जैसे ही हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो ये अपना बाय डिफॉल्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है वो शो करता है। बट हम स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं तो हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है अभी, हमें इसके फाइल्स नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार सारी इसकी जितनी भी फाइल्स है सभी को डिलीट कर देते हैं एक बार। चलो मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर पे पब्लिक के अंदर आके अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया डिलीट। SRC के अंदर आता हूँ। अब SRC और सोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब ना तो मेरे पास में सोर्स मतलब SRC के अंदर पे कोई फाइल है और ना ही पब्लिक के अंदर पे। अब देखते हैं आउटपुट क्या शो हो रहा है। अब अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हमें एरर शो हो रहा है, कंपाइल्ड विथ प्रॉब्लम। चलो हम जो जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो बना लेते हैं। अब कहा गया भाई, तो है या चला गया? चल ठीक है। हाँ हाँ, तो देख सबसे पहले तो ये अपना index.html है, इसे मैंने डिलीट कर दिया था, वापस आ गया, कोई बात नहीं। मैं इसका सारा डेटा हटा के यहाँ पे एक अच्छा Django HTML आ रहा है, HTML करके जो बॉयलर प्लेट होता है वो लेके आता हूँ। क्या भाई ये HTML कन्वर्ट तो हो गया? हाँ हाँ, index.html एक बनाया। हाँ, index.html जो होता है वो पब्लिक के अंदर रहता है। तो मैं एक और बनाता हूँ index.js, और ये index.js जो होता है ये होता है अपने सोर्स के अंदर पे। अब जहाँ पर मैं जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वो हमने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट को, कहाँ से? रिएक्ट के पास से। फिर हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट डॉम। अब रिएक्ट डॉम की हमें ज़रूरत पड़ती है और इसलिए हमने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया है। कहाँ से? फ्रॉम रिएक्ट डॉम के अंदर से एक क्लाइंट नाम का जो फोल्डर है, क्लाइंट नाम का जो फाइल है, जैसे अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर मैं रिएक्ट में आता हूँ पहले तो आ गया भाई, तो अच्छा चलो ठीक है। ये लो, मैंने यहाँ पे रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया है। कहाँ से? फ्रॉम रिएक्ट डॉम के अंदर पे क्लाइंट नाम का एक फाइल है। जैसे अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे client डॉट टी एच करके है, यहाँ से इंपोर्ट किया गया है। किसे? रिएक्ट डॉम को। रिएक्ट डॉम रहता है, रिएक्ट डॉम जो फोल्डर है, जो पैकेज है, उसके अंदर पे क्लाइंट नाम का जो फाइल होता है उस फाइल के अंदर पे है रिएक्ट डॉम। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है रूट करके, रूट इक्वल टू जो ये मैंने रिएक्ट डॉम जो इंपोर्ट किया है उस रिएक्ट डॉम को मैंने एक
एक फंक्शन दे दिया है, मतलब इस रिएक्ट डॉम के पास में एक फंक्शन होता है। इस रिएक्ट डॉम को मैं बोल रहा हूँ भाई डॉट क्रिएट रूट करो। क्या करो? क्रिएट करो। किसको? रूट को। क्रिएट करो किसे? रूट को। और रूट आपको किस में से उठाना है तो वो मैं बता रहा हूँ। आप ढूंढो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको आईडी जहां पे भी रूट मिलती है, आपको आईडी जहां पे भी रूट मिलती है, उस आईडी को, उस एलिमेंट को आप रूट बना लो। जहां पे भी आपको रूट नाम की आईडी मिलती है, उस एलिमेंट को क्या बना लो? रूट बना लो। जैसे यहाँ पे h1 है, ये एक एलिमेंट है। अब इस h1 के पास में कोई आईडी नहीं है। इसी तरीके का जो भी बना होगा, जो भी टैग बना होगा जिसकी आईडी रूट होगी, वो आईडी, वो एलिमेंट बन जाएगा रूट। किसके लिए? रिएक्ट डॉम के लिए। और वो स्टोर हो जाएगा रूट के पास में। फिर मैंने दिया रूट डॉट रेंडर। रेंडर एक फंक्शन है जो कि इस रिएक्ट डॉम के पास में ही होता है। और इस पर मैं बोल रहा हूँ रूट डॉट रेंडर कर दो, क्योंकि हमने जहाँ पे हमें आईडी रूट मिली थी वहां हमने एक रूट बना लिया है, मतलब एक बॉक्स बना लिया। लाइक बगल में कैसे बताऊँ, बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का, हम्म, कुछ इस तरीके का बॉक्स बन चुका है। तो मैंने कहा इस बॉक्स के अंदर पे, ठीक है, रूट डॉट रेंडर, ये जो बॉक्स बना हुआ है मेरा, इस इस बॉक्स के अंदर पे आप रेंडर कर दो किस चीज को? इसे, लैंडिंग पेज को। तो यहाँ से उठाएगा ये इस h1 को, जो भी ये एलिमेंट उठाएगा, जहाँ पे भी रूट बनेगा वहां ले जाके ये शो करवा देगा। और यही हमें शो हो रहा है ब्राउजर पे, लैंडिंग पेज। अब ये, हाँ, दिस इज द वर्चुअल डॉम। पहले ये वर्चुअल डॉम में चेंज होता है, फिर ये ओरिजिनल डॉम में चेंज हो जाता है। पहले ये वर्चुअल डॉम में चेंज होता है, फिर ये ओरिजिनल डॉम में चेंज होता है। और ओरिजिनल डॉम जो हमें दिख रहा है, यही ओरिजिनल डॉम है। बट जब हम इस पे कोई चेंजेस करेंगे तो डायरेक्टली इस ओरिजिनल डॉम में चेंज ना होके वर्चुअल डॉम में चेंज होगा। और वो चेंजेस अगर इस ओरिजिनल डॉम में रिक्वायर्ड है तो चेंजेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा वो। देखते समझते इस चीज को भी हम आगे। अब देखते हैं पहले कि ये जो आईडी जो हमारी रूट थी ये कहाँ बनी है। अब अगर हम इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट है हमारा HTML का। और HTML का पेज हमारे पास में एक ही है, और वो है पब्लिक के पास में। और जब मैं index.html पे आता हूँ, जहाँ पे मुझे एक रूट आईडी मिलती है रूट नाम की। कौन जैसा है क्या? यहाँ से देखो, सबसे पहले ये ढूंढता है कि भाई मुझे ये आईडी कहाँ मिल रही है, रूट नाम की आईडी। और ये आईडी इसे मिलती है पब्लिक के अंदर index.html के पास में। तो ये इसने क्या किया, जहां पे भी आईडी मिला है सिर्फ इस एक एलिमेंट को मान लिया इसने रूट। अब जो भी चीजें हम ऐड ऑन करेंगे वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस एक एलिमेंट के अंदर में आएंगे। अब ये एलिमेंट हमने यहाँ ड्यू ले लिया, कोई इशू नहीं है। अब सेक्शन ले लो,
जो भी लेना है कोई इशू नहीं है। चाहे तो H1 ले लो, H2 ले लो, पैराग्राफ ले लो, स्पैन ले लो। बट हमने इस एक एलिमेंट को बना लिया रूट। जो भी चीजें चेंजेस होंगे वो सारी सिर्फ इस एक एलिमेंट के अंदर चेंजेस होंगे। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कुछ भी लिख देता हूँ, पहले मैंने लिखा यहाँ पे हेडिंग, ये अभी शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? एग्जैक्टली। तो ये कर क्या रहा है देखो, क्योंकि हमने यहाँ, हाँ हमने यहाँ पे यूज किया रेंडर। हाँ यस भाई बोलो। अरे नहीं नहीं सही था भाई। अब हाँ देखो, हमने क्या क्या यहाँ पे यूज किया रेंडर, और रेंडर के अंदर पे ये टैग लिखा है, एक एलिमेंट है। रेंडर किसके पास हो रहा है? रूट के पास में। और इस रूट के पास में क्या है? एक रूट नाम का एक जो एलिमेंट है उसको इसने रूट बना के रखा है। ये क्या करता है, यहाँ से जो भी चीजें रेंडर होती है तो यहाँ पे जितनी भी चीजें उन सभी को लेके जाता है और इस आईडी के अंदर वाली चीजों पे वो ओवरराइट कर देता है। यहाँ पे पहले से हमने लिखा है हेडिंग, तो क्या हुआ, जैसे ही रेंडर हुआ यहाँ से इसने क्या किया, इसके ऊपर में ओवरराइट कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे ही मैंने इसे उसके बाहर लिख दिया, उस सेक्शन के बाहर, तो अब देखो शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब रेंडर होता है और जिस भी सेक्शन के अंदर रेंडर होता है उसमें अगर पहले से जो भी चीजें हैं उनके ऊपर में ये ओवरराइट कर देता है। सबसे पहला कंसेप्ट रिएक्ट का, रिएक्ट जो है जब भी रेंडर होता है, रेंडर करता है, पहले से जो भी चीजें उस पर लिखी है उन सभी पे ओवरराइट कर देता है। क्लियर है? हम्म, चलो ये अपना हो गया एक रेंडर का। अब इसके बाद से आप जितने चाहे उतने लिख लो, मैंने एक और लिख दिया यहाँ पे सेकंड हेडिंग। तो ये रेंडर सिर्फ एक चीज को करता है और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं दो एलिमेंट को। मतलब जब भी रेंडर करेगा वो सिर्फ एक ही चीज को लेकर जाएगा। इसीलिए हम चाहे तो यहाँ पे एक डिव के अंदर डाल दो और इस डिव के अंदर इन दोनों को डाल दो। तो अब हाँ, तो भी ये काम करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। देखो बट रिएक्ट में जो यूज होता है वो होता है फ्रेगमेंट। अब इसका ही यूज क्यों होता है, फ्रेगमेंट का ही यूज क्यों होता है? इसका आंसर है कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे काम करता है और जो भी एलिमेंट है इन सभी का एक स्पेसिफाइड जगह बना लेता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सभी का एक स्पेसिफाइड जगह बना लेता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई एक डिव यूज करते हो तो ये क्या करता है, डिव के लिए एक स्पेसिफाइड जगह अलाउ कर देता है जो कि एक एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करता है ये। और रिएक्ट को माना जाता है, रिएक्ट एक सिंगल वेबसाइट है, सिंगल पेज वेबसाइट और फास्ट वेबसाइट है होती है। तो अगर रिएक्ट अगर एक्स्ट्रा
स्पेस कंज्यूम करेगा तो ये नॉर्मल फिर स्लो पढ़ने लगेगा धीरे धीरे। और इसीलिए रिएक्ट ने हमें प्रोवाइड किया फ्रेगमेंट, क्योंकि ये फ्रेगमेंट है, इसके अंदर कोई टैग नहीं है, तो ये स्पेसिफाई स्पेस कंज्यूम नहीं करेंगे, जिसके वजह से ये फास्ट रहती है। फिर इतना एक जो होता है ये इसके लिए मतलब स्पेस नहीं लगेगा, जो कि थोड़ी मतलब बहुत कम लेकिन फास्ट हो जाती है। यही वजह है कि रिएक्ट सेगमेंट को अलाउ करता है। ये दूसरा जो टॉपिक है, मतलब दूसरे पॉइंट है कि रिएक्ट जो है ड्यू क्यों नहीं यूज करता है, कोई टैग क्यों नहीं यूज करता है, वो अपना फ्रेगमेंट क्यों यूज करता है। चलो, दो टॉपिक्स हो गया, मतलब दो पॉइंट्स हो गए। अब अब अभी तो ठीक है, अभी ये शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे छोटी सी वेबसाइट बनानी है तो मैं एक पेज पे सारी चीजें लिख दूंगा, यहीं पे एक फ्रेगमेंट के अंदर H1 लिख दूंगा, H2 लिख दूंगा, पैराग्राफ सारी चीजें यहीं लिख दूंगा। बट अगर मुझे बड़ी वेबसाइट बनानी है तो क्या होगा, या सपोज करते हैं कि भाई एक मुझे मिड लेवल की वेबसाइट बनानी है, मिड लेवल का मेरा बिजनेस है, और उसके लिए सारा कोड मैंने एक ही पेज पे लिख दिया है, और इन फ्यूचर में अगर मैं इस वेबसाइट को मेंटेन करना चाहूं तो ये बहुत मुश्किल रहेगा कि मैं इस चीज को वापस से मेंटेन करूं, अगर मैं सारा कोड एक ही पेज में लिखता हूं तो। और इसीलिए रिएक्ट बोलता है कि भाई मेरे पास में कंपोनेंट रखे हैं, मैं अलाउ करता हूँ कंपोनेंट, जिसपे आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपना कोड जो है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बना के आप कहीं और रख सकते हो, ताकि वो मेंटेनेबल हो। इन फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि मुझे नैवबार को ही सिर्फ और सिर्फ नैवबार को चेंज करना है, तो आपने एक कंपोनेंट बना के रख दिया नैव नाम का। अब जब भी आपको नैवबार में चेंज करना है तो सिर्फ उस एक कंपोनेंट के पास में जाओ, नैव के पास में, और वहां चेंज कर दो, बजाय पूरी वेबसाइट में ढूंढने के। तो हम अब यहाँ पे बनाते कंपोनेंट बनाते हैं, और कंपोनेंट हमेशा बनेंगे सोर्स के अंदर पे। सोर्स के अंदर पे आप कंपोनेंट में कोई भी फाइल का नाम दे दो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने दिया, मुझे अभी नैव बनाना है तो मैंने दिया नैव डॉट जेएस। अब नैव डॉट जेएस के अंदर पे आप सिर्फ और सिर्फ नैव नैव बार के लिए कोड लिख दो। तो अब यहाँ पे देखो मैंने नैव डॉट जेएस करके बनाया, तो जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मुझे जेएस में ही लिखना पड़ेगा। तो जेएस में कोड लिखने का तरीका क्या है, देखो भाई, एक तो होता है भाई आप सीधा ये लिख दो, मैंने लिखा लेट वेरिएबल लिख दो नेम, ये भी एक कोड लिखा गया है। या तो फिर मैंने एक क्लास बना दिया, ये भी एक कोड लिखा गया है। या तो फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये भी एक कोड लिखा गया है। क्लास क्लास नेम, बट मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो फंक्शन यूज करते हैं। हाँ वो कंपोनेंट वो होता है, बट अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो नैव सॉरी जो जेएस में जो है वो कोड किस तरीके से लिखते हैं। मतलब एक तो आप कुछ इस तरीके से लिख दो, एक वेरिएबल लिख के उसमें वैल्यू असाइन कर दो, या तो क्लास बना दो, क्लास के अंदर लिख दो, या तो फंक्शन बना दो, इसके अंदर लिख दो। तो हम
रिएक्ट में जो बनाते हैं वो फंक्शन बेस पे बनाते हैं। अब ये फंक्शन बेस पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो, फंक्शन जो होता है वो रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है। फंक्शन को आपने कहीं पे बना दिए, कॉल कहीं और से कर लिए, जहां पे आप कॉल करोगे वहां पे एक्सेसिबल होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन बना के रखा है, फंक्शन के अंदर कोई कोड लिखा है, तो मैं जब भी इस फंक्शन को एक्सेस करूं, इस फंक्शन को कॉल करूं, तो मैं इस फंक्शन के अंदर की सारी कोड को एक्सेस कर सकता हूं। जो कि मेरे लिए क्या होगा, मैं सिर्फ कॉल करूंगा एक फंक्शन को, और फंक्शन के अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा कोड मेरे लिए एक कॉल पे एक्सेसिबल होगा। अब फंक्शन के अंदर पे कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 लाइन का कोड लिखो, 10 लाइन का, 100 लाइन का या 1000 लाइन का। तो आप एक फंक्शन के अंदर पे पूरी वेबसाइट बना सकते हो, जितनी आपको रिक्वायर्ड कोड है उतना, और आप सिर्फ कॉल करो, एक बार कॉल करो और उसके अंदर की सारी कोड को आप एक्सेस कर सकते हो। और इसीलिए हम यूज करेंगे फंक्शन। क्योंकि अगर सपोज करते हैं मैंने वेरिएबल की तरह लिखा, मैंने क्या ले, चलो भाई मैंने लिखा एक और, नेम, एज, मैंने लिखा 20। अब अगर मुझे नेम को अगर एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो नेम को, फिर साथ साथ मुझे एज को भी एक्सपोर्ट करना है, और जहां पे मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ वहां पे मुझे नेम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, एज को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ। बट यहीं पे अगर मैंने इस कोड को फंक्शन के अंदर डाल दिया और मैंने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया, तो ये इसके अंदर जितना भी कोड है ऑटोमेटिकली इट विल बी एक्सेसिबल। और इसलिए मेनली हम जो यूज करते हैं फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि एक बार कॉल करेंगे और इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा एक्सेसिबल हो जाएगा। तो हम वापस आते हैं अपने कंपोनेंट पे, जो कि रिएक्ट के कंपोनेंट पे। तो मैं यहाँ पे बनाता एक फंक्शन, मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया इसका नैव। अब इसके अंदर आप पूरा कोड लिख लो नैव बार का। मैंने अभी सिर्फ एक h1 लिखा, दिस इज अ नैव बार। और अगर मुझे इस फंक्शन को कहीं और एक्सेस करना है, पहले तो मुझे इस मॉड्यूल से इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैव। अब जहां पे भी मुझे इस कोड को यूज करना है, मैं सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मैं इस कोड को एक्सेस कर पाऊंगा। मैं इस कोड को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इसे कॉल कर दूंगा किसको, नैव को। कॉल किया, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया नैव को, ऊपर में इंपोर्ट हो चुका है नैव। यहाँ पे अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिफ्रेश किया, नहीं आया। देखो लैंडिंग पेज आ रहा। हाँ। हम्म। इंडेक्स की अभी जरूरत नहीं, यहाँ अपने को कुछ भी नहीं करना। ऐसा बोल भाई।
ठीक है, कहाँ कराओ बताओ, अंदर? पहले तो यहाँ से भाई अपनी सरकार है तो क्या कुछ भी करवा लोगे क्या? चल मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा है भाई। देख, हाँ, क्योंकि आगे के भी टॉपिक्स कवर अप करना है, डोंट वरी। चलो। आ, अब क्या हुआ कि राहुल को मैं पढ़ाते गया और राहुल की जॉब लग गई बढ़िया, 20,000 की। धीरे 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 करते करते 2-3 साल में इसने कार खरीद लिया। अब एक दिन मैं वहीं से जाते हुए दिखा, और ये इसके पास, राहुल के पास अब कार है, तो भाई राहुल बढ़िया कार से जा रहा है, मैं पैदल जा रहा हूँ। अब राहुल ने मुझे देख तो लिया, उसने हाय कर दिया मुझे, लेकिन बुलाया नहीं कि भाई आजा बैठ जा करके। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देख, भाई यहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल तो कर लिया है, लेकिन फंक्शन के अंदर वाली चीजों को हमने रिटर्न किया ही नहीं कि भाई जब तुम जाओगे तो इन चीजों को भी लेके जाना। आ गया डिसीजन नया बात। चले अब आगे। अरे एक मिनट यार। चलो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक कंपोनेंट को हमने रेंडर करा चुके हैं। अब एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं, जिससे मैं और रेंडर करवा करवा देता हूँ। मैंने एक और बनाया यहाँ पे, क्या नाम से बनाऊँ, कोर्स करके, कोर्स डॉट जे एस, लेट COURS कोर्स। कोर्स RFC, अरे भाई मुझे याद ही नहीं है। और पता है, मैं रिएक्ट लगभग 20 दिनों के बाद में बैठा हूँ रिएक्ट में, 20 दिन से भी ज़्यादा हो गया। 20 दिन अभी मतलब, भाई बैठा ही नहीं मैं रिएक्ट में, तो मुझे याद ही नहीं रहता वो। अब जॉब का देखते हैं भाई थोड़ा बहुत, और इधर जेंगो चलता है तो जेंगो देख लेते हैं। चलो जी, मैंने यहाँ से इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब एक तो अपने पास में ये रहा इंपोर्ट करने का तरीका, और दूसरा तरीका है, क्योंकि मैंने कंपोनेंट जो बना के रखा है वो कोर्स करके है, ये है दूसरा तरीका। आप इस तरीके से भी इंपोर्ट करवा सकते हो, बट मतलब शो करवा सकते हैं, बट अभी यहाँ पे इंपोर्ट हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। कोर्स, हाँ हो चुका है। चलो, अब हम देखते हैं कि कोर्स शो कर रहा है कि नहीं कर, ये देखो।
कोर्स भी शो कर रहा है। तो ये हमारे पास में ये दो तरीके होते हैं इंपोर्ट करवाने के और शो करवाने के। एक तो एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में इस तरीके से आप करवा सकते हो, या कुछ इस तरीके से भी। कुछ नया देखते हैं। हाँ, नहीं आया। हाँ, चलो जी। तो ये हो गया अपना इंपोर्ट करने के तरीके। अब जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे कंपोनेंट को हमें इसी तरीके से इंपोर्ट करवाना है। अब यहाँ तक अपना फोल्डर स्ट्रक्चर आई थिंक काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, इंपोर्ट वगैरह छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, राहुल? किस पे जाना है? राउटिंग पे। हाँ, तो राउटिंग के लिए हमारे पास में एक तो नैवबार होना ज़रूरी है, जो कि मैं एक नॉर्मल से नैवबार बना लेता हूँ अभी के लिए। ये अपना जो नैवबार बना हुआ था मैं इसी पे एडिट कर देता हूँ। मैंने किया नैव, सॉरी ड्यू। अब इसके अंदर मैं कर देता हूँ, स्पैन का यूज करता हूँ। होम एकदम नॉर्मल करते अभी, फिर आगे करेंगे इससे अच्छे से, क्योंकि अभी अपना एम जो है सिर्फ राउटिंग समझना है। कोर्स एंड फेस, कॉन्टैक्ट। चलो जी, देखते हैं पहले ये दिख कैसा रहा है, हमें आउटपुट कैसा आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, होम, अबाउट, कोर्स एंड कोर्सेज। अभी के लिए अब मैं इन सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, अंडो कर देता हूँ, अंडो। चलो जी, हम्म, ओके। मैं थोड़ा सा सेंटर में लेके आ जाता हूँ, थोड़ी सी CSS भी लगा देता हूँ मैं इस पर भी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ चुका है भाई, ये सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इसे गैप भी दे देता हूँ, मैंने दिया गैप 20 पिक्सल। ओके जी, गैप भी मिल चुका है। चलो जी, अब हमें राउटिंग करनी, तो हमें एक जो कंपोनेंट चाहिए वो होम पेज चाहिए, अबाउट, कोर्स एंड कॉन्टैक्ट चाहिए। तो मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ पहले तो। जैसे कि मेरे पास कोर्स तो ऑलरेडी है, मैं इसी को कॉपी कर एक बनाता हूँ मैं, home.js। भाई शॉर्टकट क्या है इसकी? RAFC। नहीं, एक्सटेंशन होगा मेरे पास में, बताओ, पिछली बार कर रहा था शायद मैं।
RAFC, ओके हाँ मेरे पास में नहीं है अभी। चलो मैं देख लूँगा उससे। लेट होम रिटर्न होम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। होम है, कोर्सेस है, अबाउट है, about.js, और एक और है मेरे पास में कॉन्टैक्ट। चलो जी, तो मैं एक बार सबसे पहले तो इन सभी को इंपोर्ट करवा के देख लेता हूँ इंडेक्स पे कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने दिया यहाँ पे होम, फिर मेरे पास है कोर्स, फिर मेरे पास है कॉन्टैक्ट, होम आ गया, कोर्स आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट, ओके जी अबाउट भी आ चुका है। चलो जी, तो मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमें करनी है राउटिंग। राउटिंग के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे पहले हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। राहुल टीम हो भाई, रिएक्ट टीम हो। राउटर डोम। भाई वाह। भाई अब याद थोड़ी रहती है यार इतनी सारी चीज़ें। वो तो है। हाँ हाँ, चलो जी मैंने इसे किया। अब मैं यहाँ पे आके एक और नया आइकन, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उसे क्लोज करूँगा फिर चालू करूँगा तो काफ़ी टाइम, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इसलिए मैं कहीं और से इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलो जी मैंने इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट राउटर डोम। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, मतलब इंस्टॉल कर लिया मैंने रिएक्ट राउटर डोम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आया या नहीं आया। तो ये आ गया रिएक्ट राउटर डोम। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। चल एक मिनट, मैंने बंद कर देता जो जो रिक्वायर्ड नहीं है। हम एक 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 करते हैं। कॉन्टेक्ट, हाँ चलो जी, मेरे पास एक स्पैन करके है जिस पे है होम। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र इस होम को क्लिक करे, उस यूज़र को ये होम नाम का जो कंपोनेंट है जो हमने कहीं और बना के रखा है अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत इन द सेंस कि हमने इसे टुकड़ों में बांट दिया है ताकि ये मेंटेनेबल रहे। और मेंटेन कोड को मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। और इस होम वाला जो भी कंटेंट होगा इसको एक कंपोनेंट में रखा है। उस कंपोनेंट का नाम है home.js। बट यूज़र को ये नहीं पता। यूज़र चाहता है कि भाई जैसे ही मैंने इस होम को क्लिक किया
तो इसके रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो मुझे शो हो जाए। और इस कंपोनेंट को हमने इसके रिगार्डिंग डेटा जो है हमने कहीं और रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो डेटा कहीं और है, क्लिक कहीं और हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ से URL जनरेट करवाना पड़ेगा कि भाई जब यूज़र अगर इसे क्लिक कर रहा है तो हमें बिहाइंड द सीन पता चले कि यूज़र ने क्लिक किसे किया है। और इसके लिए जेंगो के पास में एक टैग होता है लिंक। जेंगो बोलता है, सॉरी नॉट जेंगो, रिएक्ट के पास में एक टैग होता है लिंक। अब इस लिंक टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टू करके, और ये टू जो है, इस टू के अंदर पे हम वो फ्लैग देते हैं, वो URL देते हैं, वो स्ट्रिंग देते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि यूज़र ने किसे क्लिक किया। वो नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देंगे हो। चाहे तो आपको जो देना है वो दे दो, कोई इशू नहीं है। अब ये स्ट्रिंग हमें कहीं तो देना पड़ेगा जिससे हम इस कंपोनेंट को कॉल करवा सकें। कौन से कंपोनेंट को? होम कंपोनेंट को। तो ये स्ट्रिंग हमें कहाँ देना है? अब जब नैव, अभी देखो हम सारा कोड जो मेंटेन करते हैं वो अभी इस प्रोजेक्ट पे मेंटेन कर रहा है index.html से। index.html पे हम सारा कोड जो था वो मेंटेन करेंगे, जिस पे रिएक्ट हमें एक ब्राउज़र राउट्स देता है, राउट्स एंड राउट देता है। अब ब्राउज़र राउट्स मतलब क्या है? ब्राउज़र, तो देखो ब्राउज़र राउटर एक टैग है। ये टैग क्या करते हैं? वर्चुअल ब्राउज़र बना देता है। वर्चुअल ब्राउज़र इन द सेंस, जिस तरीके से रिएक्ट के पास में एक वर्चुअल डॉम होता है, सेम उसी तरीके से एक वर्चुअल ब्राउज़र होता है। जैसे हमारे पास में एक ये ब्राउज़र है, इसी तरीके से रिएक्ट क्या करता है, अपने एक वर्चुअल ब्राउज़र बना देता है। और इसके बाद में हम यहाँ पे देते एक टैग और हमें प्रोवाइड करता है, राउट्स करके। अब राउट्स क्या करता है? राउट्स जितने भी राउटिंग होने वाली है उन राउटिंग को कंडक्ट करके रखता है, को उन राउटिंग को रखता है राउट्स। मतलब जितने भी राउटिंग होने वाले हैं वो सारे राउटिंग होते हैं राउट्स के अंदर पे। और इस राउट्स के अंदर पे एक और टैग होता है राउट करके। अब ये राउट्स जो है, ये मतलब ये जो राउट जो है, ये राउट, इसका पेरेंट है राउट्स। इस राउट्स की तरीके से, इस राउट्स के जैसे ही और भी जितने चाहे उतने राउट्स आ सकते हैं इस राउट्स के अंदर पे। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हमने एक ही बनाना में, क्योंकि हमारे पास में अभी नैवबार एक ही है, तो हम यहाँ पे देंगे 5। भाई जब 5 आपका स्लैश हो, स्लैश किस चीज़ को डिनोट करता है? स्लैश डिनोट करता है लोकल होस्ट 3000 को। जब ब्राउज़र के पास में ये हो लोकल होस्ट 3000, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जो ब्राउज़र आउट जो है ये वर्चुअल डॉम है और ये ओरिजिनल डॉम है। तो वर्चुअल डॉम जो है वो ओरिजिनल डॉम के विदाउट एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ओरिजिनल डॉम होगा तो ही वर्चुअल डॉम होगा। अगर ओरिजिनल डॉम नहीं है
तो वर्चुअल डॉम कभी नहीं होगा। तो ब्राउजर आउट हमने जो यूज किया वो क्या करता है, जो ब्राउजर जो बनी है इसी का एक वर्चुअल ब्राउजर बना लेता है अपने पास में। ये बना के रखा है तो उसने कहा राउट पाथ जब उस इस ब्राउजर आउट जो वर्चुअल डॉम है, वर्चुअल ब्राउजर है नॉट सॉरी वर्चुअल ब्राउजर जो है, इसके पाथ में जब पाथ स्लैश हो तब कॉल करो एलिमेंट, मतलब किससे कॉल करना, तब हम कॉल करेंगे नैव को। अब नैव को ही क्यों, क्योंकि हमने नैव के अंदर पे सारी चीजें लिख के रखा है कि क्या क्या शो होंगी। अभी यहाँ पे सिर्फ होम ही है, मतलब यूजर को क्या दिखाना है वो हमारा पूरा रेट होता है नैव के अंदर पे। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पैन के अंदर एक ही नैव है, और ये भी अभी एरर देगा। आ गया आ गया। देखो जैसे ही ये आया 3000 और स्लैश 3000 जैसे आया ब्लैंक आया, ये हिट हुआ, ये हिट हुआ तो एलिमेंट कॉल हुआ नैव, और नैव के अंदर अभी एक ही है तो एक ही शो कर रहा है। हम ऐसे ही और भी बना लेते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड है, तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट ही कर दिया। अबाउट कोर्स कॉन्टैक्ट, मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर देता हूँ। मैं क्या अबाउट कोर्स कॉन्टैक्ट। अब हमें क्या क्या शो होगा यहाँ पे देखो, ये नैव बार शो हो रहा है अभी हमें। नैव बार की लिंकिंग किस तरीके से है, जब भी पाथ आपको स्लैश मिले, मतलब जो डिफॉल्ट वाला 3000 जैसे ही आपको मिलेगा आप कॉल कर लो एलिमेंट को, और एलिमेंट के अंदर जितने भी रिटर्न हो रहे हैं वो सारे शो होने लग जाएंगे। अब इसके बाद में हम चाहते हैं कि इन कंपोनेंट को कॉल करें, तो इसकी राउटिंग करेंगे हम इसके अंदर से, इन कंपोनेंट की राउटिंग करेंगे इस ही राउट के अंदर पे। क्यों, क्योंकि हमने जो लिंक जो दे रखी है, इनकी लिंक जो देंगे यहाँ पे हमने जो दे रखी है वो नैव के अंदर है, नैव के अंदर ही हमने लिंक दे रखी है, और यहाँ पे ये जो राउट जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एंड हुआ है। कॉलिंग हमें अंदर ही करना है, तो यहाँ पे हम और देते राउट। भाई अगर जैसे आपको मैंने कहा 5 होम मिल जाए तो आप एलिमेंट कॉल करो, किस वाले एलिमेंट को, होम को। तो जैसे ही 5 उसे होम मिलेगा वो कॉल करेगा होम एलिमेंट को। देखते हैं अभी अभी तो कुछ नहीं आ रहा भाई साहब, मैंने हिट किया इसे, आ गया हो। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 3000 स्लैश होम आ जाएगी, नई यूआरएल बन गई है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और आउट बनाता हूँ पाथ अबाउट के लिए। मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई जैसे ही क्लिक होगा इस नैव बार में क्लिक होगा, जब नैव बार में क्लिक होगा तो वहां से जो फ्लैग आएगा, जो स्ट्रिंग आएगा, जब आपको होम मिलेगा तब यहाँ पे कॉल करो अबाउट को। चेक करते एक बार, क्योंकि हमने वहां पे ऑलरेडी जो स्ट्रिंग जो है नैव बार में हमने दे रखी है। मैंने जैसे इसे क्लिक किया, देखो जैसे क्लिक किया यहाँ पे अबाउट आ गया, यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट कॉल हुआ है, और ऊपर भी यूआरएल चेंज हो गया। होम पे कर रहे तो होम, अबाउट पे कर रहे तो अबाउट। सेम इसी तरीके से हम बाकी की भी राउटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा भाई जब पाथ को जब कांटेक्ट मिले तो आप एलिमेंट कॉल करो
कॉन्टेक्ट को। सेम इसी तरीके से कोर्स, मैंने कहा कोर्स, तो एलिमेंट कर लो आप कोर्स को। मैंने इसे रिफ्रेश किया एक बार, क्लिक किया कॉन्टेक्ट को, कॉन्टेक्ट शो हो रहा है। कोर्स को क्लिक किया, कोर्स आ रहा है, अबाउट एंड होम। अब देखो नया डॉट जीएस में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बस यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक लिंक जो कि एक यूआरएल जनरेट करता है, और एक आउटलेट जो यूआरएल जनरेट हुआ है, जहाँ से जनरेट होके जो इंडेक्स, जहाँ से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने पूरी वेबसाइट को, यहाँ आने के बाद में ये कंपोनेंट जो शो होगा, ये कंपोनेंट शो होगा कहाँ पे, उस चीज को शो करवाता है आउटलेट। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो एक अलग पेज में है, ये एक अलग पेज में है, फिर ये आया कैसे दोनों साथ में? इस चीज के लिए थोड़ा डीपली कंसेप्ट है। भाई देखो जहां पे भी जो फंक्शन कॉल होता है, जहां पे भी फंक्शन कॉल होता है, क्या होता है, जहां पे भी फंक्शन कॉल होता है वहां पे फंक्शन के अंदर का पूरा डेटा उठ के आ जाता है जहां पे फंक्शन कॉलिंग हुई है। तो इस जगह पे क्या हुआ है, ये दोनों उठ के आ गया, ये दोनों के दोनों उठ के यहाँ पे आ गया, और इन्हीं के पास में अब ये भी लिखा गया। अब इस चीज को मैं बताता हूँ एक बार इंस्पेक्ट करके। शिफ्ट आई किया, अच्छा सॉरी मैंने क्या कंट्रोल कर दिया, मुझे इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट किया, मैं बॉडी पे आया, सेक्शन पे आया, ड्यू पे आया, देखिए दूसरा ड्यू अपने पास होम। अब यहाँ देखो ड्यू देख रहे हो जहाँ पे शो हो रहा है, ये खुद इसी के साथ में है। ये देखो जैसे मैंने सेक्शन को जैसे ही बंद किया ये भी बंद हो गया। ये देखो सेक्शन यहाँ बंद है, यहाँ स्टार्ट है। तो ये देखो ये कोड तो मैंने यहाँ नहीं लिखा था ना, इंडेक्स में तो ये लिखा नहीं था मैंने ये, बट ये आया कैसे यहाँ पे? तो ये आया क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ कॉलिंग किया, नैव वाले फंक्शन को, जहां पे नैव कॉल। अब देखो नैव यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ बंद हुआ है, तो इतने जगह पे क्या हुआ, नैव का जितना भी कोड है पूरा कोड उठ के यहाँ पे आ गया है। और इसलिए जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहीं पे नीचे आ जाता है ये, और नीचे में ढूंढने लगता है कि भाई ये मुझे कहाँ मिल रहा है, जो भी यूआरएल जनरेट होती है। इस चीज को थोड़ा और ट्राई कर लेना अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अब देखो ये देख रहे हो HREF यहीं बन गया है और कंटेंट नीचे है। अगर मैं इसी पे अबाउट को क्लिक करता हूँ, देखो सिर्फ ये चेंज हुआ है, ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कोर्स को क्लिक करता हूँ, देखो नीचे में ये कमाल हो रहा है ब्राउजर आउट्स के अंदर पे, विदाउट कोई रिफ्रेश किए, क्योंकि ये ब्राउजर आउटर है। जो ब्राउजर है इसी का एक वर्चुअल ब्राउजर बना लेता है ये, और सिर्फ उसी के अंदर चेंज करता है, और ये चेंज होता है फिर वर्चुअल डॉम पे, और वर्चुअल डॉम उसी को शो करवाता है जो हिट हुआ है अभी। तो बस थोड़ा सा इसे एक बार ट्राई कर लेना, बाकी अगर कोई इशू रहा तो हम कल और इसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। चलो जी आज की क्लास इतनी है। इसमें कोई इशू है राहुल? क्या?
हाइट वेल। हाँ, आउटलेट। भाई कम से कम माइक पास में रख के बोल दिया कर यार तू। देख, देख, आउटलेट में कुछ नहीं होता। आउटलेट क्या करता है, जो भी जहाँ से यूआरएल हिट हुआ है, जैसे यहाँ से यूआरएल हिट हुआ है, पहली बात तो यह है कि ये जो नैव जो है, पूरा नैव उठ के आ जाएगा इसके पास में यहाँ पे। और जैसे यहाँ से हिट हुआ, मतलब जो अगर सपोज कीजिए होम हिट हुआ नैव बार से, तो यहाँ चेक करेगा कि वो कौन सा मुझे होम मैच कर रहा है, कौन सी स्ट्रिंग मैच कर रही है। जो स्ट्रिंग यहाँ पे मैच करेगा, इसके आगे एक एलिमेंट लिखा हुआ है जो कि कॉल किसको कर रहा है, एक कंपोनेंट को। तो भाई अगर ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो ये कंपोनेंट शो होगा। कंपोनेंट शो होगा कहाँ पे, कहीं तो जगह चाहिए कंपोनेंट को शो होने में। तो वो जगह होती है आउटलेट। वो जगह होती है आउटलेट, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट शो होने वाला है, वो एलिमेंट जहाँ पे शो होगा, वो जगह होती है आउटलेट। हाँ, उसी उसी पेज। हाँ भाई, उसी पेज में। भाई अगर कहीं और शो करवाना है तो लिंक चेंज होती है इसकी, फिर लिंक चेंज होगी उसकी। आउटलेट का मतलब इतना समझ कि तूने भाई तूने गाड़ी वैसे ही खरीद ली है, मेरे को बैठा लिया भी नहीं तूने। देख, तू मार्केट गया, देखो जहाँ जगह मिली तू वहां पे अपनी कार को पार्क कर दिया, दैट इज आउटलेट। भाई रन टाइम पे जहाँ जगह मिली वहां पे तूने पार्क किया अपनी कार को। तूने पहले से खरीद के नहीं रखा था, पहले से तेरे पास वो बुक नहीं था, स्पेसिफाई नहीं था। रन टाइम पे जहाँ जगह मिली वहां पार्क कर दिया, मतलब रन टाइम पे जो कार जिस जगह पे सुटेबल हुई, दैट इज आउटलेट। आउटलेट सिर्फ एक जगह है जो कि एक जो शो होने वाला है उसे शो करता है, उस एलिमेंट को शो करता है, बस। ट्राई करना एक बार, बाकी कल देखते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ आउटलेट। थोड़ा सा बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत क्लासेस है अपने पास, वी हैव अ लॉट्स ऑफ क्लासेस। चलो भाई, फिर ये कोड की जरूरत है, दो कोड या ना दो, ना दूंगा। हाँ, खुद से बना के देख लेना, वैसे भी या तो फिर कल इशू आएगा तो मुझे बता देना, आई थिंक कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे वो थोड़ा सिर दुख रहा है भाई मेरा, तो इच्छा अगर मतलब ठीक हो जाएगा तो चले जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा कल। तो अगर इशू अगर आएगा तो मुझे मेल कर देना, मैसेज कर देना। चलिए, बाय बाय। और ये वीडियो एडिटिंग कौन करेगा भाई, कट वगैरह कौन करेगा? एमबी। हाँ ठीक है, जो भी हुई है। अभी तो चल ही रही भाई, ये स्टॉप थोड़ी हुई है, अभी तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। अरे ठीक है, सेव करके देख लूंगा मैं थोड़ी। अब कुछ कुछ चीजें कट करना है तो मैं एडिटर देख के कट कर दूंगा, नहीं तो। चले, बाय बाय। हाँ।